हाय एवरीवन। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा है डेप्रीशिएशन। तो आइए डेप्रीशिएशन की कुछ बातों को डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं डेप्रीशिएशन के हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। यस प्लीज। तो आइए डेप्रीशिएशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। डेप्रीशिएशन में हमको क्या पढ़ना है? डेप्रीशिएशन का सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेप्रीशिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको बोलते हैं डेप्रीटियम। क्या? डेप्रीटियम। इस वर्ड में भी टुकड़े किए गए हैं वेयर डी का मतलब है डेक्लाइन। एसेट की जब वैल्यू हम कम करते हैं, कम हो जाती है या हम करते हैं, तो अकाउंट की भाषा में उस रिडक्शन को क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। तो डी का मतलब होता है डेक्लाइन और प्रीटियम का मतलब होता है प्राइस, यानी कि एसेट की प्राइस में जो डिक्रीज हुआ, जो घटाव आया, जो डिक्लाइन हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंप्यूटर लिया, कोई मोबाइल फोन लिया, आपने कोई फर्नीचर लिया, तो क्या वो सालों साल तक एक ही वैल्यू का रहेगा? क्या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी? होती है। अकाउंट्स में हम इस चीज को क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। आप अपनी दुकान पे कोई सोफा लाए और वो सोफा धीरे धीरे थोड़ा खराब हो जाएगा, उसका थोड़ा पेंट उतर जाएगा, तो हम उस पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे। डेप्रीशिएशन से हमारा प्रॉफिट भी कम होता है। वैसे तो डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इससे हमको टैक्स में बेनिफिट मिलता है क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम लगेगा। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो जब ये सारा इकट्ठा हो जाता है, इससे हम क्या करते हैं? नया एसेट खरीद लेते हैं। क्योंकि ये नॉन कैश है, प्रॉफिट हमारी जेब से असली में नहीं जाता, वो तो सिर्फ हम अकाउंट्स में लिख देते हैं कि डेप्रीशिएशन लगाया है। ठीक है जी, बात क्लियर है? चलिए, दिस डिक्लाइन इन प्राइस इज ड्यू टू कांस्टेंट यूज, वियर एंड टियर। किसी एसेट को आप लगातार यूज करते हो तो यूज करते करते चीज पुरानी हो जाती है, तो आपका जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसके प्राइस में गिरावट आ जाती है, या फिर वो उसमें कोई टूट फूट हो जाती है, तो उस कारणवश भी एसेट में कम हो जाता है प्राइस, यानी डिक्रीज आ जाता है, डिक्लाइन इन द प्राइस आ जाता है। डेप्रीशिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कोज। ये आपका नॉर्मल है और परमानेंट है। हर साल आपको अपनी बुक्स में डेप्रीशिएशन जरूर दिखाना है अगर आपके पास कोई फिक्स्ड डेप्रीशिएबल एसेट है। अगर वो नॉन डेप्रीशिएबल है तो कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। अब एक वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। अकाउंट्स में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। ये अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? आइए एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनटेंजिबल एसेट जैसे कि सच एज गुडविल, आपके ट्रेडमार्क, पेटेंट, उनको हम राइट ऑफ करते हैं आर राइटन ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स कवरिंग देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। होता क्या है? जैसे आपकी गुडविल है, आप क्या हो? डोमिनोज। आप एक डोमिनोज हो, तो आपकी जो गुडविल है, जो आपके नाम की गुडविल है, वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट। आप इसको मार्केट से खरीद कर तो लाई नहीं ना, तो फिर भी ये आपकी वैल्यू है, आपके बिजनेस में है, आपकी बैलेंस शीट में नजर आएगी। अगर आप इसको राइट ऑफ करना चाहते हो तो जितने साल तक ये चलेगी, ऑन एस्टिमेटेड लाइफ यू कैन डेप्रीशिएट
दीज टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट। जैसे पेटेंट, आपने कोई पेटेंट लिया, कोई आपने ट्रेडमार्क लिया, तो जितना भी खर्चा उस ट्रेडमार्क, उस पेटेंट को लेने में आया और जितने साल तक ये चलेगा उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और 1 साल का अमाउंट आ जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में सारी चीज गिवन होती है, बस आपको ढूंढ के निकालना होता है। चलिए आगे चलते हैं। दिस पीरियोडिक राइट ऑफ इज नोन एज अमोर्टाइजेशन, इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं, एंड दैट इज क्वाइट सिमिलर टू डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट की दुनिया में इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं और टेंजिबल एसेट की दुनिया में इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, दोनों का मतलब सेम है। द टर्म अमोर्टाइजेशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लीज्ड होल प्रीमाइसेस। जो लीज्ड होल प्रीमाइसेस होती है उनको राइट ऑफ करने के लिए भी अमोर्टाइजेशन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए, डेप्लीशन और एग्जॉशन का मतलब क्या होता है, आइए एक बार देखते हैं। नए शब्द है ये भी, तो एक बार डिस्कस करते हैं। एक शब्द हमने डिस्कस किया आपका डेप्रीशिएशन, दूसरा अमोर्टाइजेशन, तीसरा शब्द डिस्कस कर रहे हैं डेप्लीशन, जिसको एग्जॉशन भी कहते हैं। दिस मेथड इज स्पेसिफिकली सूटेड टू माइंस, ऑयल वेल्स, क्वेरीज, सैंड पिट्स एंड सिमिलर एसेट्स ऑफ अ वेस्टिंग कैरेक्टर। तो जो हमारी खाने होती है, माइंस होती है, या फिर जहां से तेल निकलता है, जहां से रेत निकलता है, और जो भी सिमिलर एसेट होती है जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, इनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड है डेप्लीशन या एग्जॉशन। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, यानी इस पे जो खर्चा आ रहा है, इस कॉस्ट को आप कैसे राइट ऑफ करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है। इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ द एसेट, हम इस एसेट की कॉस्ट लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वर्केबल डिपॉजिट। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, बस आपको ढूंढ के निकालना है। इससे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 1 साल का अमाउंट निकल के आ जाएगा और वो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। एंड बाय फॉलोइंग द अबव मैनर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी असर्टेन, और आपको डेप्रिसिएशन का रेट भी मिल जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अगले वर्ड का मीनिंग देखते हैं, विच इज अवर फोर्थ, ऑब्सोलेंस या ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब क्या होता है, द टर्म ऑब्सोलेसेंस रेफर्स टू द लॉस ऑफ यूजफुलनेस अराइजिंग फ्रॉम सच फैक्टर, जैसे कि टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स, चेंज इन मार्केट डिमांड, डिमांड की वजह से आपको कोई नुकसान हो गया, फॉर द प्रोडक्ट आउटपुट ऑफ द एसेट और सर्विस, और लीगल और मेडिकल और अदर रेस्ट्रिक्शन। आपके एसेट की जो प्रोडक्टिविटी कम हुई है, आपके एसेट की जो प्रोडक्टिविटी कम हुई है वो किस कारण हुई है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, या फिर प्रोडक्शन मेथड में कुछ बदलाव आ गया जो आपकी मशीन नहीं झेल रही, या फिर मार्केट में डिमांड बदल गई, तो फिर क्या होगा, जो भी नुकसान आपके एसेट के हुआ है उसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेसेंस। ये सारी बातें एमसीक्यू में आ सकती है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, बताइए ये डेप्रीशिएशन है या फिर आपका डेप्लेशन है या फिर अमोर्टाइजेशन है या फिर ये ऑब्सोलेसेंस है। ठीक है जी, तो इसलिए इन पे जरा ध्यान देना। अगला मतलब आपका, अगली डेफिनेशन आपकी है, अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन का मतलब क्या है, इन वन सेंटेंस, एक शब्दों में अगर बात की जाए, डिलैपिडेशन मीन्स अ स्टेट ऑफ डेटेरियोरेशन ड्यू टू ओल्ड एज और लॉन्ग यूज। दिस टर्म रेफर्स टू डैमेज डन टू अ बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग टेंडेंसी। कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी पुरानी हो गई
या फिर लंबे समय तक आपने उसका इस्तेमाल किया तो जो उसमें नुकसान आया, जो उसमें लॉस हुआ, उसको बोलते हैं डिलापिडेशन। ठीक है जी, तो ये पांचवा शब्द भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। पांचों के पांचों डेफिनेशन हमने पूरी की। एमसीक्यू में इसकी मदद मिल सकती है और क्या पता आपको वन सेंटेंस में इनको एक्सप्लेन भी करना पड़े। अभी प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ भी चलेंगे, बट थ्योरी भी कवर करनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बात समझ आती है? चलिए, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं ये डेप्रिसिएशन क्यों होता है। पहला कारण है इंटरनल कॉज, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा एक्सटर्नल और इकोनॉमिक कॉज, अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा टाइम एलिमेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। और फोर्थ आपका एबनॉर्मल अकरेंस, जो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है जी, आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला आपका है इंटरनल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में आपका ए पार्ट निकल के आता है वियर एंड टियर, यानी टूट फूट। टूट फूट, ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स एटसेट्रा सफर फ्रॉम लॉस ऑफ यूटिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशन, केमिकल रिएक्शन, नेग्लिजेंट हैंडलिंग, रस्टिंग यानी जर लग जाना एटसेट्रा। इन कारण से प्लांट एंड मशीनरी में, फर्नीचर में, मोटर व्हीकल में और अदर सिमिलर एसेट में जो लॉस होता है, जो घटाव आता है, जो इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वो आपका इंटरनल कॉज का कारण है। आपने केमिकल रिएक्शन अच्छा यूज नहीं किया, उससे आपका एसेट खराब हो गया। आपने उनकी देखभाल अच्छे से नहीं की, उनमें जंग लग गया, तो ये सारे कारण आपके इंटरनल कॉज के हैं। दूसरा इसमें आता है डेप्लीशन और एग्जॉशन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। द यूटिलिटी और रिसोर्सेज ऑफ वेस्टिंग एसेट लाइक माइंस एक्सेट्रा डिक्रीज विद रेगुलर एक्सट्रैक्शन। बात समझ आती है? अब एक गड्ढे में से अगर आप कोयला निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, तो उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। तो जितना आप उसको यूज करोगे, रेगुलरली यूज करोगे, तो आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी और उसमें जो आपकी वैल्यू है वो घटाव की तरफ चल जाएगी, टेंड्स टू डिक्लाइन। ठीक है जी, चलिए। दूसरा कारण आपका है एक्सटर्नल और इकोनॉमिक कॉजेज। इसमें पहला आता है आपका ऑब्सोलेंस, इनोवेशन ऑफ बेटर सब्स्टिट्यूट, चेंज इन मार्केट डिमांड, इम्पोजिशन ऑफ लीगल रेस्ट्रिक्शन में रिजल्ट इनटू डिस्कार्डिंग एन एसेट। एक एसेट को अगर आप खारिज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि कुछ नई चीज आ गई, या फिर मार्केट डिमांड की वजह से आपको ये करना पड़ा, या फिर लीगल रेस्ट्रिक्शन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से आपको करना पड़ा, तो ये आपका पार्ट बनेगा ऑब्सोलेसेंस का। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार ने आदेश दिया कि ये मशीन जिससे इतना पोल्यूशन होता है, आज के बाद ये भारत में बैन है, तो आपकी तो मशीन खराब हो गई, तो ये किस में जाएगा? एक्सटर्नल कॉज में जाएगा, और उसकी भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ऑब्सोलेसेंस में जाएगा। इसकी दूसरी कैटेगरी निकल के आती है इनएडिक्वेसी, चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज में लीड टू डिस्कार्डिंग एन एसेट। अगर आपने अपने प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ा दी, आपके मशीन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जितना आप चाहते हो उतना बन सके। मशीन बना सकती है 1000 गुड्स, आप चाहते हो 10,000, तो उससे क्या होगा? आपकी मशीन खराब हो जाएगी और उसमें जो वैल्यू में डिक्रीज होगा वो एक्सटर्नल फैक्टर में जाएगा और बी कैटेगरी यानी इनएडिक्वेसी में जाएगा। तीसरा आपका आता है टाइम एलिमेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के गुजरते हुए सम इंटेंजिबल फिक्स एसेट जैसे लाइक लीज, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा lose their value or effectiveness whether used or not. The word amortization is a better term to speak for the gradual fall in their values. हमने पढ़ा था कि इंटेंजिबल एसेट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है जी, इनकी वैल्यू कम होती है, जब समय गुजर जाता है तो इनकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। तो हमारी कर्तव्य है कि हम अपने इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू ना गिरने दे,
टाइम टू टाइम प्रमोशन करते रहे। डोमिनोज जैसे कि जो पिज्ज़ा बनाता है उनकी वैल्यू आज भी उतनी है जितनी पहले थी, बट अगर वो अपनी क्वालिटी में कुछ ना कुछ गिरावट लाएंगे तो उनके इंटेंजिबल एसेट में भी गिरावट आ जाएगा, जिसको हम अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। फोर्थ, एबनॉर्मल ऑकरेंस, जो अचानक हो गया, हमारे हाथ में नहीं था। एन एक्सीडेंट या फिर आग लग जाना और कोई नेचुरल कैलामिटी कैन डैमेज द सर्विस पोटेंशियल ऑफ एन एसेट पार्टली या फिर संपूर्ण रूप से। एज अ रिजल्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एसेट इज अफेक्टेड, जिससे एसेट की जो परफॉर्मेंस है उस पर प्रभाव पड़ता है और वो कम भी हो जाती है। तो हमारा चौथा और लास्ट क्या था? एबनॉर्मल ऑकरेंस। चलिए, तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो आइए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलेगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाओ, एमसीक्यू बोलेगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाओ, बड़ा क्वेश्चन बोलेगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस टू फेमस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो फेमस मेथड्स के बारे में डिस्कशन एक बार करते हैं। पहला, फिक्स्ड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिर SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा, रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और आपका WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तीनों का मतलब सेम है, रिड्यूसिंग बोलो, डिमिनिशिंग बोलो या रिटर्न डाउन वैल्यू बोलो। और अगर क्वेश्चन में लिखा है फिक्स्ड या फिर इक्वल तो समझ जाना SLM मेथड की बात यहां पर हो रही है। पहला आपका आता है फिक्स्ड, इक्वल, इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड यानी आपका SLM। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ एसेट इज एलोकेटेड एंड चार्ज एज पीरियोडिक डेप्रिसिएशन। मतलब अगर एसेट की लाइफ 10 साल है तो 10 साल तक डेप्रिसिएशन सेम लगता रहेगा। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट। सच डेप्रिसिएशन बिकम्स एन इक्वल अमाउंट इन ईच पीरियड। मैंने बताया सेम लगता रहेगा। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज, यहां पर फॉर्मूला भी है, यहां पर फॉर्मूला भी है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू यानी कि जब इस एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी और हम इसको बेचेंगे तो कितने का मिलेगा, वो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं 50,000। और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ अगर है 5 साल तो क्या होगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर दैट इज 10,000 रुपीज डेप्रीशिएशन निकल के आ गया आपका पर एनम। हर साल 10,000 रुपये आप डेप्रीशिएशन के नाम पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना। ये आपका क्या है, सेम रहेगा ईच ईयर, ये आपका सेम रहेगा ईच ईयर। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए एक एग्जांपल और समझ सकते हैं हम। मिस्टर एक्स purchased a machinery having value of rupees 2,10,000। मिस्टर एक्स ने एक मशीनरी खरीदी 2,10,000 की, which shall be
which shall be sold after its life for ₹10,000। जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी हम इसको 10,000 का बेच सकते हैं। एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 20 ईयर्स, और 20 साल तक आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर क्वेश्चन आपसे बोलेगा कंप्यूट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ। तो एसेट की कॉस्ट कितनी है, वैल्यू कितनी है, 2,10,000। इसमें से जब आप इसको बेचोगे तो सैल्वेज कितना रिसीव होगा, 10,000 रुपये, और इसकी लाइफ कितनी है, 20 साल। तो 2 लाख को अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर एनम अंडर आपका SLM। ठीक है जी, बात क्लियर होती है। चलिए दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, रिड्यूसिंग या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी आपका WDV, ठीक है जी। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी अगर आपने मशीनरी 2 लाख की खरीदी थी, इस 2 लाख पे आप फिक्स परसेंटेज से डेप्रीशिएशन लगाना इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में। फिर दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में डेप्रीशिएशन का रेट तो सेम रहेगा बट वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, वो आपका WDV पर लगेगा जो आपकी क्लोजिंग उतर कर आएगी। बट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स इट इज कैलकुलेटेड एट सेम परसेंटेज ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूसिंग ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट। क्या मतलब हुआ, मतलब मैं आपको बताता हूं एक बार। हां जी, आपकी जो ओपनिंग WDV थी वो आपकी थी 2,10,000। डेप्रीशिएशन का रेट फॉर एग्जाम्पल 10% अगर हम मान लेते हैं तो 2,10,000 का 10% कितना बनेगा, 21,000 रुपये। ठीक है, 21,000 रुपये। अब जो वैल्यू यहां पर आएगी उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा अगले साल में, बट रेट क्या होगा, 10% ही रेट होगा। वापस से आपको 2,10,000 रुपये नहीं लगाना। अगर आप वापस से 2,10,000 रुपये लगा देते तो ये तो SLM हो जाता। SLM में हमने सीखा है ना कि डेप्रीशिएशन सेम लगता है। ठीक है जी, तो अगर ये डेप्रीशिएशन का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, मोस्ट ऑफ द टाइम से गिवन होता है। अगर ये गिवन नहीं है तो आपको एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। ठीक है जी, चलिए। द रेट ऑफ एलोकेशन इज कांस्टेंट यानी फिक्स, बिल्कुल सही बात है। बट द अमाउंट एलोकेटेड ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर एवरी ईयर ग्रेजुअली डिक्रीजेज। डेप्रीशिएशन का अमाउंट साल गुजरते वक्त कम हो जाएगा, क्योंकि पहले 2,10,000 पे लगेगा, फिर डेप्रीशिएशन आपका फिक्स रेट से तो लगेगा बट कम वैल्यू पर लगेगा, तो डेप्रीशिएशन का ग्राफ आपका गिर जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर डेप्रीशिएशन का रेट गिवन है तो हम वो ले लेंगे, बट अगर रेट गिवन नहीं है तो रेट कैसे निकालना है उसका एक फॉर्मूला मेरे पास है। द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग द फिक्स रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज
डेप्रिसिएशन का रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर WDV आप फॉलो कर रहे हो, 1 माइनस एक और ब्रैकेट स्टार्ट करना है, मतलब पहले ये ब्रैकेट आपको सोल्व करना है, पहले ये ब्रैकेट आपको सोल्व करना है। 1 माइनस यहां पे ईयर आ जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर ये ईयर कवर करेगा अंडर रूट को, और अंडर रूट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप लिख देंगे NRV। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप डिवाइड कर देंगे इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। ठीक है जी, ये आपका पूरा फॉर्मूला है। इस पे एक एग्जाम्पल यहां पर गिवन है, प्लीज मैं चाहता हूं एक बार इस एग्जाम्पल को आप सोल्व करो, उसके बाद मैं आपको इसको सोल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसको ट्राई करते हैं, फिर मैं इसको आपको सोल्व कराऊंगा और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालकर दिखाऊंगा। ठीक है जी, चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आई होप आप कर रहे होंगे। एक बार मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूं। इफ अ प्लांट कॉस्ट ₹16,000 with an estimated salvage value of ₹2,000 at the end of third year of its useful life, compute the rate of depreciation। तो आपको ईयर मिल गए 3 साल, आपको सैल्वेज वैल्यू मिल गई यानी कि आपका एनआरवी मिल गई, और उसके बाद आपको कॉस्ट भी मिल गई। कॉस्ट कितनी है? 16,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस देरी किस बात की है, फॉर्मूला में पुट करते हैं। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। सबसे पहला बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, यहां पे आपके ईयर्स है, कितने हैं? ईयर आपके है 3 ईयर, फिर यहां पे अंडर रूट लगाएंगे। आपकी एनआरवी कितनी है? 2,000 रुपीज। ठीक है जी, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये ब्रैकेट आपका हो गया क्लोज। अब इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम किससे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। ठीक है जी, तो उसको डिवाइड करेंगे हम 16,000 से। पूरे को नहीं, इस वाली वैल्यू को लेना है। यहां पर भी एक बार आप ठीक कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है ये ऐसे, थोड़ा पीपीटी में गलती हो गई, ये ऐसे आपको लेना है वरना गलत हो जाएगा। 1 को कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है जी, तो यहां पे 16,000 आपका आ जाएगा, और फिर आपको क्या चाहिए? परसेंटेज, तो आपको 100% भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट से एक बार इसको सोल्व करते हैं। एक बार पेन का कलर चेंज करते हैं। यस, यस प्लीज। तो फटाफट से एक बार इसको सोल्व करते हैं। बड़ा ब्रैकेट और 1 आपका ऐसा ही रहेगा। छोटे ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, 3 आपका ऐसे ही रहेगा। अब जो ये आपका 2000 है और 16,000 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 0 से तीनों 0 कट गई, और 2 से अगर आप 16 को काटते हो तो ये आपका आ गया 8। तो अंडर रूट में आ जाए आपका, अंडर रूट में आपका आ जाएगा 1/8, और ये 100 आपका ऐसे ही रह जाएगा। दोबारा चलते हैं। 1 माइनस छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और फिर 100। अब अगर हम फैक्टर ले तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा। 1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करते रहो 1 ही आएगा। अगर आप 8 का फैक्टर लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 हो गए ना, तो ये आपका क्या बनता है? 8। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं 8,
2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो ये आपका क्या बन गया, रूट निकल के आ गया। तो अब मैं 3√1/8 को क्या लिख सकता हूं, 1/2 में इनको लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1/2 में इनको लिख सकता हूं। अब आगे चलते हैं। 1 माइनस अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं इंटू 100। ठीक है जी। अब इनका एलसीएम लेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूं, यहां पे स्पेस कम है, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया। ऊपर आ जाता हूं तो 2 में से 1 गया तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 50% रेट निकल कर आ जाएगा। ये आपका 50% रेट निकल के आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का रेट हमको कितना मिल गया, 50%। आपको मैं एक बार कहानी दोबारा बता देता हूं। कहानी ये हुई, एक तो ये चीज आप करेक्ट करना, ये ब्रैकेट, क्योंकि जो डिवीजन आएगा, जो डिवाइड का एलिमेंट आएगा वो सिर्फ आपका अंडर रूट और ईयर पे आएगा। तो 1 माइनस जो भी आपके ईयर थे, एनआरवी अंडर रूट में आ गई, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय 100। ब्रैकेट का ध्यान रखना, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट मैंने इसीलिए लगाया था। ठीक है जी। तो ब्रैकेट का ध्यान रखना। फिर हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया और 1/8 का अंडर रूट हटा दिया तो 1/2 निकल के आया। फिर हमने ये एलसीएम लिया, क्योंकि ये क्या आ गई थी हमारी 1 और ये ब्रैकेट ओपन होके -1/2 निकल के आ गई थी। तो इसीलिए हमने क्या करा, इनका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद जो भी फिगर आई उसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100 डिवाइडेड बाई 2 हो गया और 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल कर आ गया। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होता है, बट अगर नहीं गिवन हो तो ये फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है जी। इसी के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट खत्म होते हैं। इसके बाद कुछ और टॉपिक पर चलेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और डेप्रिसिएशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।